हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार आजाद स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय GDS 2 MTS एग्जाम जो कि बिहार सर्कल में 2020 में हुआ था। आज हम लोग इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि अंतर्देशीय डाक सेवा के लिए कौन सी वस्तुएं प्रतिबंधित है। तो सबसे पहले आप लोग एक चीज को जाने कि जो प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स हैं या प्रतिबंधित जो डाक वस्तु है, इससे संबंधित जो रूल्स हैं वो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के सेक्शन नंबर 4 में है। कि कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 4 में है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इसको भी ध्यान रखें। प्रश्न में पूछा गया है कि अंतर्देशीय डाक सेवा के लिए कौन सी वस्तुएं प्रतिबंधित हैं। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, भारतीय विस्फोटक कानून 1884 के अंतर्गत विस्फोटक। अंतर्देशीय डाक सेवा के माध्यम से एक्सप्लोजिव्स यानी कि जो विस्फोटक जो सामग्रीज हैं उनको नहीं भेजा जा सकता है। नहीं भेजने का मतलब है प्रोहिबिटेड यानी कि प्रतिबंधित। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में है कि कोई जीव यानी कि कोई लिविंग थिंग, कोई जीवित जो चीज है उसे भेज सकते हैं क्या? तो लिविंग थिंग को भी हम लोग बाई पोस्ट नहीं भेज सकते, इस बात का ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर सी देखें, 10,000 मूल्य से ज्यादा सोने के सिक्के जो लिमिट है 10,000 की वो बढ़ाकर के 20,000 कर दी गई है। 20,000 से ज्यादा के जो गोल्ड के कॉइन है या जो बुलियन है या कीमती पत्थर है, इनको नहीं भेजा जा सकता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। आपसे पूछा गया कि कौन कौन से प्रतिबंधित है। अगर आपका ऑप्शन नंबर 1 प्रतिबंधित है, बी प्रतिबंधित है, तो इस बात का ध्यान रखें कि जिस व्यक्ति ने पेपर बनाया है उससे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, और क्योंकि ये जो डाटा है 10,000 वाला वो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में है जो कि अपडेटेड नहीं है। आप लोग इस ऑप्शन को अपडेट कर ले, यहां पर होगा कि 20,000 से ज्यादा मूल्य के अगर सोने के सिक्के हैं तो वो भी प्रतिबंधित होते हैं। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। ऑप्शन में गड़बड़ी है, क्वेश्चन पूरा सही है, इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। 2 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी म्यूचुअल फंड नामांकित डाकघरों में उपलब्ध है। तो म्यूचुअल फंड की जो सुविधा है वो पोस्ट ऑफिस में है, लेकिन कुछ चुनिंदा डाकघरों में है। कौन से म्यूचुअल फंड पोस्ट ऑफिस में दिए जाते हैं तो उसका ध्यान रखें। यूटीआई के जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसकी सुविधा पोस्ट ऑफिस में मिलती है। ये एक थर्ड पार्टी सर्विस है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया डाक जीवन बीमा कब शुरू हुआ, पीएलआई की शुरुआत कब हुई, यह पूछा गया आपसे। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखें कि पीएलआई का पूरा नाम पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस है। पीएलआई की शुरुआत 1 फरवरी 1884 को हुई थी। पीएलआई में टोटल 6 प्रकार की पॉलिसी दी जाती है। पीएलआई में मिनिमम 20,000 रुपए से इंश्योरेंस ले सकते हैं। अधिकतम इंश्योरेंस पीएलआई में 50 लाख रुपए तक दिया जाता है। इन सारी चीजों का आप लोग ध्यान रखें, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। पीएलआई से संबंधित पॉलिसीज के जो प्रकार है उनका भी आप लोग ध्यान रखें। सबसे पहले है होल लाइफ एश्योरेंस, जिसे शॉर्ट में WLA या उसका जो दूसरा नाम है वो है सुरक्षा। दूसरा कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस, जिसे शॉर्ट में CWLA कहते हैं, इसका दूसरा नाम है सुविधा। तीसरा एंडोमेंट एश्योरेंस, जिसे शॉर्ट में EA कहते हैं, इसका दूसरा नाम है संतोष। चौथा है एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस, AEA जिसे कहते हैं, और AEA का दूसरा नाम है सुमंगल, या इसे मनी बैक पॉलिसी के भी नाम से भी जाना जाता है, मनी बैक पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। पांचवा है युगल सुरक्षा, जॉइंट लाइफ एश्योरेंस, JLA जिसे कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है युगल सुरक्षा। और छठा आप सभी लोग जानते हैं, छठा है चिल्ड्रन पॉलिसी, जिसे कहते हैं बाल जीवन बीमा। तो इन सारी चीजों का आप लोग ध्यान रखें, यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे नाम पूछे जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इसका दूसरा नाम क्या है। तो इन नामों को आप लोग ध्यान रखें, इनको आप लोग स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। तो आपके प्रश्न का सही आंसर क्या है? 1 फरवरी 1884 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। चौथे प्रश्न में पूछा गया कि ग्रामीण डाक जीवन बीमा के लिए कौन योग्य है।
हु इज एलिजिबल फॉर आरपीएलआई। आरपीएलआई का पूरा नाम सबसे पहले आप लोग जाने, आरपीएलआई का पूरा नाम है रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। इसकी जो शुरुआत है वो 24 मार्च 1995 को हुई थी। आरपीएलआई में टोटल 6 प्रकार की पॉलिसी दी जाती है। आरपीएलआई में मिनिमम 10,000 रुपए से इंश्योरेंस दिया जा सकता है। आरपीएलआई में अधिकतम 10 लाख का इंश्योरेंस ले सकते हैं। आरपीएलआई की जो शुरुआत है वो मल्होत्रा कमेटी की सिफारिशों पर हुई थी। इन सारी चीजों का आप लोग ध्यान रखें, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। आरपीएलआई किन के लिए है? आरपीएलआई गांवों में रहने वाले ग्रामीण लोगों के लिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। तो किसके लिए है? तो गांवों में रहने वाले लोगों के लिए है। ऑप्शन नंबर 1 में है विदेशी नागरिक, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी में प्रवासी भारतीय, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी में देहात में रहने वाले नाबालिग, ये भी गलत है। देहात में रहने वाले नाबालिग, देहात में रहने वाले बालिग। अब यहां पर आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं नाबालिग और बालिग से। जो लोग इस टर्म को जानते हैं अच्छे से उनको समझ में आ गया होगा। नाबालिग का मतलब है माइनर्स। माइनर्स से मतलब है कि 10 साल से छोटे बच्चे। हमारे पोस्ट ऑफिस की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं हम लोग, 10 साल से छोटे बच्चों को हम लोग माइनर्स मानते हैं। एक्चुअल में क्या है वो अपन लोग उसको नहीं समझ रहे। हम लोग अपने पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम्स है उसके अकॉर्डिंग समझे तो नाबालिग हम लोग मानते हैं 10 साल से छोटे बच्चों को। एक्चुअल में नाबालिग कहां तक होते हैं? नाबालिग होते हैं 18 साल तक। 18 साल से जो भी छोटा है वो सभी नाबालिग में आते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। पीएलआई आरपीएलआई में क्या है? पीएलआई आरपीएलआई में भी वो 18 साल वाला केस है। हम लोग 19 साल का जो व्यक्ति है उसको हम लोग पीएलआई आरपीएलआई देते हैं, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, देहात में रहने वाले भारतीय बालिग। ऑप्शन नंबर डी, परमानेंट इंडियन रेजिडेंट्स ऑफ रूरल एरियाज हु हैव अटेन्ड मेजोरिटी। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवें प्रश्न में पूछा गया कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ, लोक भविष्य निधि पीपीएफ में एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम कितनी राशि जमा की जा सकती है? तो पीपीएफ से संबंधित आप लोग ध्यान रखें कि पीपीएफ का जो खाता है वो न्यूनतम 500 रुपए से खोला जाएगा। पीपीएफ में एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 500 रुपए जमा कराने होते हैं और एक वित्तीय वर्ष में पीपीएफ में अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा करवाया जा सकता है। इन सारे प्रश्नों का आप लोग ध्यान रखें, प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो आप लोग देखेंगे 1.5 लाख कहां पर लिखा हुआ है? ये है 15 लाख, ये है 15,000, ये कितना है? ये है 15,000 और ये कितना है? ये आपका है 1,50,000। कितना है? 1,50,000 ये है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। 1,50,000 को आप लोग कैसे लिख सकते हैं? इस तरीके से लिख सकते हैं आप लोग 1,50,000, यानी कि 5 के बाद में कितनी जीरोज हैं? 5 के बाद में 4 जीरो लगेंगी। इस तरीके से आप लोग लिखें, ये ज्यादा बेटर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, 6वें प्रश्न में पूछा गया कि सुकन्या समृद्धि खाता एसएसए आमतौर पर कितनी समय अवधि के बाद बंद होता है? तो एसएसए अकाउंट को खाता खोलने से 21 वर्ष के बाद में ये खाता मैच्योर होता है, इस बात का ध्यान रखें। 15 साल तक जमा करना होता है, यानी कि खाता खोलने से 15 साल तक आपको जमा करना है। 250 रुपए से आप लोग इस खाते को खोल सकते हो। एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपए जमा कराने होते हैं। एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक आप जमा कर सकते हैं, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। और 10 साल से जो छोटी बच्ची हैं, 10 साल से कम उम्र की जो गर्ल चाइल्ड है, जो छोटी बच्ची हैं, उनका सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोला जा सकता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो गया वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करें। 7 में पूछा गया अंतरराष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट सर्विसेज, जिसे शॉर्ट में ITPS कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट सर्विसेज के बारे में क्या सही है? तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखें कि ये सर्विस डोमेस्टिक सर्विस नहीं है, अंतरराष्ट्रीय लिखा हुआ है, तो यानी कि ये एक इंटरनेशनल है, विदेशी सर्विसेज है। ऑप्शन नंबर 1 में देखें 5 किलो के पैकेट ही भेजे जा सकते हैं, ये गलत है। ITPS इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट सर्विसेज के माध्यम से अधिकतम 2 किलोग्राम तक के आर्टिकल्स को भेजा जा सकता है, इस बात का ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी में केवल एशिया पैसिफिक क्षेत्र के लिए उपलब्ध है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी ट्रैक एवं ट्रेस सुविधा उपलब्ध नहीं है, ये गलत है। ट्रैक एंड ट्रेस फैसिलिटी उपलब्ध होती है, इस बात का ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर डी में कस्टम क्लियरेंस की जरूरत नहीं है,
जब कोई भी आर्टिकल फॉरेन के लिए भेजा जाएगा तो उसके लिए कस्टम क्लियरेंस की जरूरत पड़ती है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर ए बी डी गलत है, ए सी डी गलत है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, 8वें प्रश्न में पूछा गया कि पुनः प्रेषण केंद्र स्थित होता है रिटर्न लेटर ऑफिस, RLO जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं। RLO किससे डील करता है या उसका क्या काम है, इस बात का सबसे पहले आप लोग ध्यान रखें। तो जो भी आर्टिकल अनक्लेम्ड है, लावारिस हैं, अदावा हैं, उन आर्टिकल्स को, जो आर्टिकल रिफ्यूज्ड हैं, अस्वीकार किए हुए, उन आर्टिकल्स के साथ में, बिना पते वाले जो आर्टिकल्स हैं उनके साथ में, और अधूरे पते वाले जो आर्टिकल्स हैं इनके साथ में RLO डील करता है। ये आप लोग सबसे पहले ध्यान रखें। RLO कहाँ स्थित है? तो RLO जैसे ये आपका सर्कल है, ये सर्कल का आपका हेडक्वार्टर है, इस सर्कल का हेडक्वार्टर जिस भी सिटी में है वहां पर RLO स्थित होगा, यानी कि हेडक्वार्टर्स ऑफ द पोस्टल सर्कल्स, हेडक्वार्टर्स ऑफ द पोस्टल सर्कल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि पारवहन मेल सेक्शन के सेट का प्रभारी कौन होता है, यानी कि जो ट्रांजिट मेल सेक्शन है उसका इंचार्ज कौन होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ट्रांजिट मेल सेक्शन की बात करें, ट्रांजिट सेक्शंस की बात करें, ट्रांजिट ऑफिस की बात करें, ट्रांजिट मेल ऑफिस की बात करें, सबके इंचार्ज ऑफिसर या तो मेल गार्ड होंगे या मेल एजेंट होंगे। ऑप्शन नंबर ए रेल डाक अधीक्षक गलत, ऑप्शन नंबर बी प्रधान अभिलेख अधिकारी गलत, ऑप्शन नंबर सी मेल गार्ड बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी डाकिया गलत। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या होगा? 9वें प्रश्न के लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, 10वें प्रश्न में पूछा गया कि प्रधान अभिलेख कार्यालय किससे डील करता है? HRO डील्स इन, HRO किससे डील करता है? तो हेड रिकॉर्ड ऑफिस में, प्रधान अभिलेख कार्यालय में सैलरी के बिल्स बनाए जाते हैं जिस भी डिवीजन में होगा उस डिवीजन के, और उस डिवीजन के जो बिल हैं, फुटकर जो बिल है, कंटिजेंट जो बिल्स हैं वो भी बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 में देखें RMS के वेतन बिल तैयार करते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी पूरे सर्कल के फुटकर बिल तैयार करता, ये गलत है, पूरे सर्कल नहीं होगा, यहां पर डिवीजन होता तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होता। ऑप्शन नंबर सी डाक की डिलीवरी करता है, गलत। ऑप्शन नंबर डी सामान्य जनता को पेंशन प्रदान करता है, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11वें प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से क्या बीमा थैले के लिए सही नहीं है? तो बीमा थैले से संबंधित जो आपके रूल्स हैं सबसे पहले आप लोग उनको जाने। बीमा थैले किसे कहते हैं, इंश्योर्ड बैग किसे कहा जाता है, सबसे पहले आप लोग वो समझे, उसके बाद में आप लोग क्वेश्चन करेंगे। तो इंश्योर्ड जो बैग होते हैं उनमें इंश्योर्ड पार्सल्स जाएंगे, इंश्योर्ड पार्सल जा सकते हैं, इंश्योर्ड बैग में इंश्योर्ड पार्सल्स जाएंगे, और कई बार इसमें इंश्योर्ड बीपी पार्सल्स भी जाते हैं। क्या जाते हैं? इंश्योर्ड के बीपी पार्सल्स भी इसमें जाते हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। और इन इंश्योर्ड आर्टिकल्स का जो बैग होता है, इंश्योर्ड बैग जिसे कहते हैं, इसको बहुत ज्यादा सुरक्षा दी जाती है, इस बात का भी ध्यान रखें। इसकी सिक्योरिटी भी की जाती है। इसके अलावा इंश्योर्ड जो बैग्स होते हैं उन्हें कभी भी लूज डिस्पैच नहीं कर सकते। लूज डिस्पैच से मतलब क्या है? लूज बैग की तरह डिस्पैच से क्या मतलब है कि जैसे ये एक इंश्योर्ड पार्सल बनाया, इंश्योर्ड बैग बना दिया, और इस इंश्योर्ड बैग को ऐसे ही भेज दिया, ऐसे नहीं भेज सकते इस इंश्योर्ड बैग को। इस इंश्योर्ड बैग को या तो जो पार्सल का बैग है या जो मेल का जो बैग है, या तो जो पार्सल का बैग है या जो मेल बैग है, इसके अंदर ही हम लोग किसको भेज सकते हैं? इंश्योर्ड बैग को भेज सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। इंश्योर्ड बैग को अकेले बैग के रूप में नहीं भेजा जाता है, इसे हमेशा या तो पार्सल बैग में भेजेंगे या मेल बैग में भेजेंगे, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। सबसे पहले देखें ऑप्शन नंबर 1 को, गिव कवर टू इंश्योर्ड पार्सल, बीमा पार्सल को सुरक्षित रखता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी देखें, कभी भी पार्सल थैले या मेल बैग के अंदर रखकर नहीं भेजा जाता, यह गलत है। इंश्योर्ड बैग को हमेशा पार्सल बैग में या मेल बैग में ही बंद करके भेजा जाता है। ऑप्शन नंबर सी देखें, यह अपेक्षित थैला नहीं होता, यह बात बिल्कुल सही है। पार्सल के जो बैग्स होते हैं वो ड्यू बैग नहीं होते हैं। अगर आपके पास में इंश्योर्ड के आर्टिकल्स हैं तो इस बैग को आप लोग बनाएं,
इंश्योर्ड के आर्टिकल्स नहीं है तो इसको आप लोग नहीं बनाए। ऑप्शन नंबर सी सही है, ये एक अपेक्षित थैला नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी देखें, इसमें वस्तुओं के उल्लेख की सूची नहीं होती है, इसमें जो लिस्ट है कंटेंट्स की वो नहीं होती, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी कि कौन सा गलत है, सही कौन सा नहीं है, तो ये सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, 12वें प्रश्न में है कि विशेष थैले के बारे में क्या सही है, स्पेशल थैले क्यों बनाए जाते हैं। सबसे पहले आप लोग वो देखें, तो जितने भी उच्च अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी जितने भी हैं, यानी कि उच्च अधिकारी की लिस्ट कहां पर मिलेगी आपको, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में मिलेगी। तो उच्च अधिकारी के जो ऑफिसेज हैं उनके जो भी पत्राचार होते हैं उस संबंध में बनाए जाते हैं क्या, स्पेशल बैग। और उच्च अधिकारी के लिए जो भी आर्टिकल्स उनको संबोधित किए जाएंगे उनके लिए बनाए जाते हैं कैंप बैग। दोनों ही बातों का ध्यान रखें। स्पेशल बैग ड्यू बैग नहीं होते हैं, जब भी इन्हें डिस्पैच किया जाएगा तो इन्हें अनयूजुअल मेल यानी कि असामान्य मेल की तरह इन्हें ट्रीट किया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। अनयूजुअल मेल की तरह ट्रीट किया जाएगा, नॉट आ ड्यू बैग होता है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। अब देखें ऑप्शंस को, यह अपेक्षित बैग होते हैं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी, जब यह भेजा जाता है तो इन्हें अनियमित बैग की तरह माना जाता है, यानी कि जब भी इसे डिस्पैच किया जाएगा तो इसे अनयूजुअल यानी कि असामान्य बैग या अनियमित बैग की तरह माना जाता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी देखें, इसमें 2 शाखा डाकघरों से संबंधित पत्राचार होता है, ये गलत है। इसमें उच्च अधिकारियों की ऑफिस से संबंधित पत्राचार होते हैं। ऑप्शन नंबर डी देखें, इसमें केवल गैर पंजीकृत डाक वस्तु होती है, ये गलत है। इसमें रजिस्टर्ड आर्टिकल भी हो सकते हैं और अनरजिस्टर्ड आर्टिकल दोनों ही हो सकते हैं, ये भी गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, 13 में कि आजमाइशी कार्ड के पीछे क्या लिखा होता है, ट्रायल कार्ड्स के पीछे क्या लिखा होता है। तो ट्रायल कार्ड्स क्या होते हैं, तो ट्रायल कार्ड सबसे पहले आप लोग लिखें, ये सर्विस पोस्ट कार्ड होते हैं। ट्रायल कार्ड क्या होते हैं, ये एक सर्विस पोस्ट कार्ड होते हैं। ये किस फॉर्म या फॉर्मेट में बनाए जाते हैं, तो ये M26A फॉर्म या फॉर्मेट में बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं कि आप लोगों का जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल जो होते हैं आपके, उनके लिए अल्टरनेट जो रूट है, अल्टरनेट का मतलब होता है ऑप्शनल यानी कि वैकल्पिक रूट प्रदान करता है। और इसके पीछे की तरफ क्या प्रिंटेड हो सकता है, तो सबसे पहले आप लोग देखें, सोर्स ऑफ रिसिप्ट हो सकता है, इसके पीछे सोर्स ऑफ रिसिप्ट हो सकता है। और इसके अलावा रिमार्क्स हो सकते हैं, रिमार्क्स हो सकते हैं, मिसकनेक्शंस हो सकते हैं, मिसकनेक्शंस हो सकते हैं, मिसकनेक्शंस हो सकते हैं। और इसके अलावा मैनर ऑफ डिस्पोजल हो सकता है। इसके अलावा डेट स्टैम्प्स हो सकती है उस ऑफिस या सेक्शंस की। और इसके अलावा जो आपका HSA है, हेयर सॉर्टिंग असिस्टेंट है, या पोस्ट मास्टर है, या जो भी आपका सुपरवाइजर है, उसके सिग्नेचर यानी कि हस्ताक्षर भी हो सकते हैं। तो ये सभी ट्रायल कार्ड के पीछे हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, 14वें प्रश्न में पूछा गया है कि डाक थैला जिसमें रोकड़ थैला होता है को किस विभेदक चिन्ह से सूचित करते हैं, यानी कि एक मेल बैग है, उसमें एक कैश बैग है, तो उसे किस तरीके से डिनोट किया जाता है, तो उसके लिए सिंबल F का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 15वें प्रश्न में पूछा गया है कि डाक क्षेत्र किसके अधीन होता है। तो सबसे पहले आप लोग जाने सर्कल, सर्कल किसके अधीन होते हैं, हेड ऑफ द सर्कल यानी कि CPME के अधीन होते हैं, चीफ पोस्टमास्टर के अधीन होते हैं। सर्कल्स को आगे फर्दर रीजन्स यानी कि क्षेत्रों में डिवाइड किया गया, डाक क्षेत्रों में डिवाइड किया गया। डाक क्षेत्र अधिकार में आते हैं पोस्टमास्टर जनरल के में, और उसके बाद में रीजन्स को फर्दर डिवीजन्स में कन्वर्ट किया गया है, डिवाइड किया गया है। और डिवीजन्स को के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, SP या SSP हो सकते हैं। तो डाक क्षेत्र किसके अधीन आएगा, पोस्टमास्टर जनरल के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, 16वें प्रश्न में पूछा गया कि वर्तमान में डाक सेवा बोर्ड के सदस्य हैं। तो जो पोस्टल सर्विस बोर्ड है, PSB जिसे कहते हैं शॉर्ट में, PSB का पूरा नाम है पोस्टल सर्विस बोर्ड, डाक सेवा बोर्ड। ये डाक विभाग का एक अपेक्स मैनेजमेंट बॉडी है। ये डाक विभाग की कैसी बॉडी है, अपेक्स मैनेजमेंट बॉडी है। डाक विभाग की अपेक्स मैनेजमेंट बॉडी है, शीर्ष प्रबंधन निकाय है, इस बात का ध्यान रखें। पोस्टल सर्विस बोर्ड के जो हेड होते हैं या जो चीफ होते हैं या जो इसके चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं,
इसके एक चेयरमैन होता है इसमें, और इसमें 6 सदस्य होते हैं। एक चेयरमैन और 6 सदस्य। चेयरमैन कौन होगा? तो जो डाक विभाग के जो सेक्रेटरी हैं, डाक विभाग के जो सचिव हैं, वही इसके सेक्रेटरी होंगे। यानी कि पीएसवी के चेयरमैन कौन होते हैं? पीएसवी के चेयरमैन वही व्यक्ति होते हैं जो डाक विभाग के प्रमुख होते हैं, यानी कि सचिव डाक विभाग की बात की जा रही है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। पीएसवी का मुख्यालय कहां पर? नई दिल्ली में स्थित होता है, इस बात का भी ध्यान रखें। सदस्य कितने हैं? टोटल मेंबर 6। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17वें प्रश्न में पूछा गया कि निम्नलिखित किस श्रेणी के डाकघरों में सभी प्रकार का डाक व्यवसाय होता है? तो आप लोग ध्यान रखें, एचओ और एसओ में सभी प्रकार के ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, लेकिन बीओ में कुछ जो ट्रांजेक्शन हैं, जैसे पार्सल की बुकिंग के लिए वहां पर लिमिट है, इंश्योर्ड आर्टिकल्स के लिए भी वहां पर लिमिट्स है, जमा की लिमिट्स होती है, निकासी की लिमिट्स होती हैं। तो ये जो सभी लिमिट्स हैं वो बीओ में ही काम करती हैं, एचओ या एसओ में काम नहीं करती हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18वें प्रश्न में पूछा गया प्रथम श्रेणी मुख्य डाकघर किसके नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण अधीन होता है? तो फर्स्ट क्लास के जो हेड ऑफिस है, प्रथम जो श्रेणी की जो हेड ऑफिस है, वो उनके जो इंचार्ज हैं वो या तो चीफ पोस्ट मास्टर हो सकते हैं, या उनके जो इंचार्ज हैं वो प्रथम श्रेणी के फर्स्ट क्लास के हेड पोस्ट मास्टर इनके इंचार्ज हो सकते हैं, या कोई राजपत्रित अधिकारी भी इनके इंचार्ज हो सकते हैं। और इसके अलावा सीनियर टाइम स्केल ऑफिसर भी फर्स्ट क्लास एचओ के इंचार्ज हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। चीफ पोस्ट मास्टर यहां पर दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। 19वें प्रश्न में पूछा गया है शाखा डाकघर रोजाना अधिकतम कितने समय के लिए खुले रखे जा सकते हैं? तो जो ब्रांच ऑफिसेज हैं, यानी कि जीडीएस के अंडर में आने वाली जो ऑफिसेज हैं, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉइज के अंडर में आने वाली जो ऑफिसेज है, ब्रांच ऑफिसेज, इन्हें अधिकतम 5 घंटे के लिए खोला जा सकता है और न्यूनतम ये 4 घंटे के लिए खोले जा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। दोनों ही प्रश्न पूछे गए हैं। अभी आपसे पूछा जा रहा है अधिकतम का मतलब 5 घंटे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया निम्नलिखित में से किसको रविवार के दिन खुला रखा जा सकता है? तो जो नाइट पोस्ट ऑफिस हैं वो वीक डेज के अलावा रविवार के दिन पोस्ट ऑफिस की जो छुट्टियां हैं, पोस्ट ऑफिस की जो हॉलीडेज हैं उनके दिन, इसके अलावा जो राष्ट्रीय जो छुट्टियां हैं, नेशनल जो हॉलीडेज हैं, इन सभी में खोले जाते हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका आंसर होगा रात्रिकालीन डाकघर, नाइट पोस्ट ऑफिस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21वें प्रश्न में पूछा गया मशीन फ्रैंक वस्तुओं को लाइसेंस की शर्तों के अनुसार अधिकतम कितने डाकघरों में पोस्ट किया जा सकता है? तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखें कि जो फ्रैंक मशीन के जो आर्टिकल्स होते हैं उन्हें फ्रैंक्ड आर्टिकल कहा जाता है। फ्रैंकिंग मशीन के आर्टिकल्स पर जिन पर फ्रैंकिंग मशीन की छाप लगती है उन्हें फ्रैंक्ड आर्टिकल कहा जाता है। सबसे पहले आप लोग वो ध्यान रखें। फ्रैंकिंग मशीन का जो लाइसेंस है वो मंडल प्रमुख जारी करते हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। फ्रैंकिंग मशीन से संबंधित 2 शब्द वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई होते हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। और इसके अलावा फ्रैंकिंग मशीन की जो छाप है वो लाल कलर की होती है, रेड कलर की होती है, इस बात का भी ध्यान रखें। इसके अलावा ध्यान रखने वाली बात यह है कि फ्रैंकिंग मशीन के जो लाइसेंस है वो 5 वर्ष के लिए दिए जाते हैं और 5 वर्ष के लिए जो शुल्क लगता है वो लगता है 375 रुपये। 5 साल बाद अगर कोई लेट रूप से फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस को रिन्यू करवाते हैं तो उनसे 100 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, यानी कि टोटल चार्जेस उनसे 475 रुपये लिए जाते हैं। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। फ्रैंकिंग मशीन के इस्तेमाल के लिए जो लाइसेंस दिया जाता है उस समय ये बता दिया जाता है कि जो फ्रैंकिंग मशीन के जो आर्टिकल्स हैं उन्हें निर्धारित 2 ऑफिसेज में ही पोस्ट किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। इस बात का ध्यान रखें कि फ्रैंक्ड मशीन के जो आर्टिकल हैं, फ्रैंक्ड आर्टिकल जैसे कहते हैं, अगर गलती से लेटर बॉक्स में अगर इनको पोस्ट कर दिया तो उस आर्टिकल को अनपेड आर्टिकल यानी कि बिना भुगतान वाला आर्टिकल माना जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 22वें प्रश्न में पूछा गया कि पोस्टल डिवीजन मुख्य अधिकारी के वैध लाइसेंस के द्वारा निर्गमित फ्रैंकिंग मशीन कहां पर इस्तेमाल में लाई जा सकती है? तो जिस डिवीजन हेड के द्वारा
फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस को दिया जाता है, उसी डिवीजन का जो क्षेत्र है वहां पर आप लोग इस फ्रैंकिंग मशीन को चला सकते हैं, यानी कि उसी पोस्टल डिवीजन में आप लोग इसे चला सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि भारतीय डाक टिकटों के अलावा जो टिकटें पहचानी नहीं जा सकती हैं, जिनको डाक टिकटों की अदायगी के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, उन्हें क्या करते हैं, यानी कि ऐसे स्टैंप्स, ऐसी जो टिकट्स हैं जो कि इंडियन स्टैंप्स हैं, यानी कि इंडियन स्टैंप्स के अलावा हैं और जिन्हें पेमेंट ऑफ पोस्टेज के लिए हम लोग वैध नहीं मानते हैं, रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं, ऐसी स्टैंप्स को डिफेज्ड कर दिया जाना चाहिए, सेल बी डिफेज्ड, यानी कि विरूपित किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। 24वें प्रश्न में पूछा गया कि प्रत्येक डाक वस्तु को तारीख अंकित किया जाना चाहिए कम से कम। तो प्रत्येक पत्र या पैकेट या पार्सल पर, प्रत्येक पत्र पर या पैकेट पर या पार्सल पर कम से कम 2 डाकघरों की तारीख मोहर लगनी ही चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। 25वें प्रश्न में पूछा गया कि अगर डाक वस्तु विदेश भेजी जा रही है तो पता लिखा जाना चाहिए। जब भी आर्टिकल्स विदेशों में जाएंगे तो उनमें जो अक्षर है वो रोमन लैंग्वेज के होने चाहिए और उनके जो अंक हैं, जो डिजिट्स हैं, अंकों की बात की जाए, डिजिट्स की बात की जाए या बात की जाए फिगर्स की या बात की जाए न्यूमरल्स की, बात की जाए न्यूमरल्स की, ये सभी अरबी भाषा में लिखे होने चाहिए, सबका मीनिंग एक ही है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखें। रोमन के अक्षर है, अरबी के अंक हैं, रोमन के अक्षर है, अरबी के अंक हैं, रोमन के अक्षर है, अरबी के अंक हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26वें प्रश्न में पूछा गया कि निम्नलिखित में से पोस्ट रेस्टांटे के बारे में क्या सत्य नहीं है। पोस्ट रेस्टांटे के बारे में कौन सा असत्य है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 देखें, अजनबी एवं यात्रियों की सुविधा के लिए, तो पोस्ट रेस्टांटे के जो आर्टिकल्स आते हैं वो स्ट्रेंजर्स के लिए होते हैं, अजनबी लोगों के लिए होते हैं, जो लोग अजनबी होते हैं उस शहर के लिए, या जो ट्रेवलर्स हैं, यात्री हैं, उनके लिए आर्टिकल संबोधित होते हैं। ये बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, वह इसे 3 माह के बाद इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है। अगर कोई आर्टिकल पोस्ट रेस्टांटे के लिए है, यानी कि कोई आर्टिकल पोस्ट रेस्टांटे के लिए है, तो पोस्ट रेस्टांटे की जो सुविधा है वो अधिकतम 3 माह के लिए ही वैलिड रहती है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर ए और बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी देखें, ऐसी वस्तुओं को डाकघर में 1 साल के लिए रखा जा सकता है, ये गलत है। ऐसी जो डाक वस्तुएं हैं उन्हें 1 माह के लिए पोस्ट ऑफिस में रोक कर रख सकते हैं। अगर आर्टिकल बीपी आर्टिकल है तो सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के लिए रोका जा सकता है। दोनों ही प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो बीपी आर्टिकल्स को जो कि पोस्ट रेस्टांटे को संबोधित हैं, अधिकतम कितने समय के लिए रोका जा सकता है, तो उसका आंसर लगाएं आप लोग 7 दिन। और दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि बीपी आर्टिकल को छोड़ करके अन्य जो आर्टिकल्स हैं पोस्ट रेस्टांटे को संबोधित है, उनको अधिकतम पोस्ट ऑफिस में कितने समय के लिए रोक कर रखा जा सकता है, उसका आंसर आप लोग लगाएं 1 माह। और प्रश्न तीसरा यह पूछा जाता है कि पोस्ट रेस्टांटे के आर्टिकल को अधिकतम कितने समय के लिए रोक कर रखा जा सकता है, तब भी आप लोग आंसर 1 माह लगाएं, आप लोग 7 दिन नहीं लगाएं, क्योंकि बीपी आर्टिकल्स के लिए ये कंडीशन है 7 दिन वाली, अन्यों के लिए 1 माह है। तो वहां पर अगर लैंग्वेज में लिखा हो कि बीपी आर्टिकल को छोड़कर, अगर लिखा हो कि बीपी आर्टिकल को छोड़कर ये लिखा है, तब भी आप लोग 1 माह लगाएं। और ये लैंग्वेज नहीं लिखी हो कि बीपी आर्टिकल को छोड़कर, तब भी आप लोग 1 महीने को टिक करें। और आपसे स्पेशली पूछा जाए कि बीपी आर्टिकल्स को पोस्ट रेस्टांटे को जो संबोधित हैं उन्हें डाकघर में कितने दिनों के लिए रोक कर रखा जा सकता है, तो उसी प्रश्न के लिए आप लोग 7 दिन आंसर लगाएं, अन्य के लिए 1 माह लगा सकते हैं। यहां पर दिया हुआ है 1 साल, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में कि वस्तु पाने वाले का नाम है, डाकघर का नाम अवश्य होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है कि नेम ऑफ द एड्रेस ही होना चाहिए और पोस्ट ऑफिस का नाम होना ही चाहिए। तो आपसे पूछा गया असत्य, असत्य क्या है, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में बात करें। 27 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से क्या पोस्ट बॉक्स के बारे में सही नहीं है। पोस्ट बॉक्स के बारे में क्या सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 देखें, उचित किराया पेशगी में किराएदार को देना होता है, यानी कि जो पोस्ट बॉक्स होता है उसका जो किराया है वो निश्चित, जो भी किराया है वो रेंटर को, जो भी किराएदार है उसे एडवांस में देना होता है, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, किराएदार किसी खास पोस्ट बॉक्स अंक की
मांग कर सकता है, ये बिल्कुल गलत है। कि अगर किराएदार ये चाहे कि उसे कोई विशेष नंबर कोई भी हो सकता है, यानी कि 1111 ऐसे करके हो सकता है, 222 ऐसे करके हो सकता है, कई बार कुछ लोग 786 को मानते हैं, कई बार लोग 321 को भी मानते हैं। तो ये जो विशेष नंबर हो, चाहे विशेष कोई सीरियल हो, जैसे अगर कोई सीरियल 1 से चालू हो रहा है या 2 से चालू हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, कोई चाहे कि मुझे एक सीरियल नंबर से जो चालू हो रहा है वो मुझे पर्टिकुलर नंबर चाहिए, तो उसकी डिमांड किराएदार नहीं कर सकता। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें, ये सत्य नहीं है, यही गलत है। और आपका ऑप्शन भी यही है, यानी कि आंसर भी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सी ऑप्शन देखें, सी में है कि किराएदार पोस्ट बॉक्स किराए में किसी प्रकार का बकाया के लिए हकदार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में कि रेंटर इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम एनी रिफंड इन रिस्पेक्ट ऑफ अलाइनमेंट ऑफ पोस्ट बॉक्स। ये बात बिल्कुल सही है कि पोस्ट बॉक्स के किराएदार ने मान के चले कि उन्होंने सालाना किराया दे दिया और वो चाहते हैं कि तिमाही रूप से भुगतान करना चाहते हैं, और जो पैसे उन्होंने सालाना के दे दिए हैं उसमें से कुछ रिफंड हो जाए, ये बिल्कुल नहीं है। और वो ये भी चाहे कि इसमें से किसी अन्य किराए के लिए या अन्य जो पोस्ट बॉक्स है उसके किराए में ये एडजस्ट हो जाए, तो ये भी बिल्कुल सही नहीं है। ना तो हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, ना ही हम लोग रिफंड कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी देखें, यह सुविधा प्राप्त करने के लिए पोस्ट मास्टर को प्रार्थना पत्र देना होता है। बिल्कुल सही है। जिन लोगों को पोस्ट बॉक्स चाहिए उसका जो आवेदन है वो किसको जाएगा? संबंधित ऑफिस के पोस्ट मास्टर को जाएगा, और इसकी जो अनुमति है वो कौन देगा? पोस्ट बॉक्स को किराए की अनुमति देने के लिए जो हकदार व्यक्ति है वो है हेड ऑफ द सर्किल, यानी कि CPMU। तो ऑप्शन नंबर कौन कौन से सही है आपके? ऑप्शन नंबर ए सही था, और ए सही, सी सही था और डी सही था। क्या गलत था आपका? बी गलत था। पूछा आपसे बी है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया कि पोस्ट बैग उपलब्ध कहां होते हैं? तो पोस्ट बैग की जो सुविधा है वो वितरण डाकघरों में, सभी वितरण डाकघरों में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया निम्नलिखित में से क्या डायरेक्ट पोस्ट के लिए उपयुक्त नहीं है? असत्य कथन छांटना है, किसके संदर्भ में? डायरेक्ट पोस्ट के संदर्भ में। सबसे पहले देखें, न्यूनतम मात्रा 1000 वस्तु, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी देखें, लंबाई एवं चौड़ाई A3 पेपर से अधिक ना हो, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी देखें, वस्तु पर पाने वाले का पता लिखा होना चाहिए, वस्तु पर पाने वाले का पता लिखा होना चाहिए, यही बिल्कुल गलत है। प्रॉपर एड्रेस हो ये जरूरी नहीं है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, ये बिल्कुल गलत है, यानी कि नॉट ट्रू पूछा है। नॉट ट्रू कौन सा है आपका? आर्टिकल सेल नॉट है प्रॉपर एड्रेस, यानी कि वस्तु पर पाने वाले का पता लिखा नहीं होना चाहिए। यानी कि ये कैसा हो सकता है? ये अनएड्रेस भी हो सकता है, यानी कि एक आर्टिकल है एड्रेस वाला, एक है अनएड्रेस्ड। अनएड्रेस्ड का मतलब है कि आर्टिकल पर पता नहीं है फिर भी ऐसे आर्टिकल को डिलीवर किया जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है। इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 से प्रश्न पूछा गया है, कौन सी डाक सेवा IPV मोबाइल ऐप द्वारा उपलब्ध है? तो IPV के द्वारा कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध है, इस बात का सबसे पहले आप लोग ध्यान रखें। कुछ सुविधाएं टाइम टू टाइम बढ़ा दी गई है। सबसे पहले आप लोग देखें कि आप लोग इससे PLI भी जमा कर सकते हैं, IPV के माध्यम से PLI जमा कर सकते हैं, RD जमा कर सकते हैं, सुकन्या समृद्धि अकाउंट में पैसा जमा कर सकते हैं, PPF में जमा कर सकते हैं, लार्ड अकाउंट, लोन अगेंस्ट RD अकाउंट भी जमा कर सकते हैं, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। ये जो सारी सुविधाएं वो वहां पर उपलब्ध होती है। ऑप्शन नंबर ए देखें, NSC में जमा नहीं कर सकते या NSC नहीं ले सकते। ऑप्शन नंबर बी KVP, ये भी नहीं ले सकते। ऑप्शन नंबर सी APY, ये भी नहीं ले सकते। ऑप्शन नंबर डी लोन अगेंस्ट RD, ये ले सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।